हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पोर्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और उसके बाद पोटेंशियल पढ़ा और लास्ट में आकर के हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है ये सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आइए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखी जाए क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटेंस। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, कितना चार्ज होल्ड कर सकते हैं उसकी जो एबिलिटी होती है उसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। ओके, एबिलिटी, कोई बॉडी है उसको हमने, जैसे ये मार्कर है या इसको हमने चार्ज दिया तो कितना ये चार्ज ले सकता है, इसके ऊपर हम कितना चार्ज रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, उसको कहा जाता है एबिलिटी एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर है कि नहीं? तो एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यहां पर देखिए, अगर कोई बॉडी है और आपने उसको चार्ज दिया तो बट नेचुरल है उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। आप ऐसे सोचिएगा, जब आप किसी बॉडी को चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप चार्ज का पता लगाना चाहते हैं तो पोटेंशियल से ही पता लगेगा। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल हाई है मतलब उसके पास चार्ज ज्यादा है, अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल लो है मतलब उसके पास चार्ज क्या है, कम है। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है। Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताइए? V के। या बीच में हम लोग कोई कांस्टेंट यूज कर लें तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट हमने यूज किया है इसी का नाम कैपेसिटेंस होता है, इसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो कैपेसिटेंस क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कैपेसिटेंस होती है Q अपॉन V। कैपेसिटेंस कितनी होती है भाई लोग? Q अपॉन V। अगर कल को आपने Q को इंक्रीज किया, अगर आपने Q इंक्रीज किया तो V इंक्रीज करेगा, अगर आपने Q इंक्रीज किया तो V इंक्रीज करेगा, और अगर Q इंक्रीज करेगा V इंक्रीज करेगा तो दोनों का जो रेशो है Q अपॉन V, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं? Q अपॉन V का जो रेशो है वो क्या रहेगा बताइए? कांस्टेंट रहेगा। अगर कल को मान लीजिए आपने Q को डिक्रीज किया, Q डिक्रीज किया तो V डिक्रीज हुआ, और यहां फिर देखो Q अपॉन V का जो रेशो है वो कैसा होगा? कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है? फिर वही बात, अगर आपने Q इंक्रीज किया V इंक्रीज किया, दोनों का रेशियो कांस्टेंट, और अगर आपने Q को डिक्रीज किया V को डिक्रीज किया, दोनों का रेशियो अगेन कांस्टेंट। मतलब कैपेसिटेंस जो होती है वो इन पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज पर और पोटेंशियल पर ये डिपेंड नहीं करेगी, ये कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास है, अब उसमें आप आधा लीटर पानी भर सकते हैं, इस समय वो खाली रखा है, तो क्या उसकी कैपेसिटी जीरो हो गई? नहीं, कैपेसिटी उसकी आधा लीटर की अभी भी है। अब जब आप फिल करोगे तब आपको पता चलेगा हाँ भाई आधा लीटर है। बट अगर वो खाली रखा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कैपेसिटी कम है या जीरो कैपेसिटी। जैसे उस गिलास को आपने आधा भर दिया तो क्या हुआ? कैपेसिटी आधी हो गई क्या? नहीं, कैपेसिटी अभी भी पूरी है, आप भर के देख लो। तो कैपेसिटी जो होता है, जो टर्म यहां पर कैपेसिटी यूज की जा रहा है वो कांस्टेंट है। किसी भी साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो वही मैंने यहां कहा, चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। चार्ज कम करेंगे पोटेंशियल कम होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या होती है? कांस्टेंट। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बात और देखिए, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होती है। क्लियर है? और 1 फैराड क्या होगा? 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट को हम लोग फैराड कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो माइक्रो फैराड होती है। प्रैक्टिकली जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रो फैराड होती है, क्योंकि 1 फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट इसकी माइक्रो फैराड है, और माइक्रो आप लोग जानते हैं 10 टू दी पावर -6 होता है। माइक्रो कितना होता है? 10 टू दी पावर -6 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब है 10 टू दी पावर -6। तो छोटी यूनिट लेते हैं क्योंकि फैराड जो है वेरी बिग यूनिट। ओके, तो ये कैपेसिटेंस हो गई। आगे देखते हैं, चलिए अब ये देखते हैं यहां पर
क्या लिखा हुआ है देखिए, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो मैंने अभी बताया था कि चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। चार्ज को कम करेंगे पोटेंशियल कम होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है बेटा साइज पर करता है और नेचर ऑफ मीडियम पर करेगा। जिस मीडियम में आपने बॉडी को प्लेस किया है उस पर डिपेंड करेगा। आपने अगर फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो अलग होगा, अगर आपने किसी और मीडियम में रख दिया, वाटर में रख दिया, कुछ और होगा। तो ये जो बॉडी होती है किस मीडियम में प्लेस की गई है, कैपेसिटेंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। देखिए जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन अ पर्टिकुलर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बात को समझिए, मीडियम वाली बात क्या है कि जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको हमने चार्ज दिया, मीडियम में रख दिया, अब ये चार्ज है इसके पास ना, तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा तो जो मीडियम होगा, मीडियम के जो एटम होंगे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं। अब अगर बहुत ज्यादा फोर्स लग गया तो इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसी को हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, फील्ड एमिशन बोलते हैं इसको। तो यहां पर वही मैं कह रहा हूं कि मीडियम के अंदर एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस किया तो मीडियम के अंदर क्या होता है, चार्ज फिर स्टोर होना बंद हो जाता है, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है कि नहीं, इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और अगर इसके बियॉन्ड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया तो मीडियम पंक्चरिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं पंक्चरिंग ऑफ द मीडियम, या और क्लियरली बोले तो मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है। फिर आप चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे गिलास है, नीचे से आप छेद कर दें, अब आप पानी वहां से डाल जरूर रहे हैं लेकिन स्टोर नहीं हो रहा है। सेम सिचुएशन यहां आ जाएगी, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बियॉन्ड चले गए तो मीडियम में चार्ज स्टोर नहीं होगा, वो पंक्चर हो गया है, चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि ये नहीं कि आपने बोला साइज बढ़ा देंगे चार्ज बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ये भी देखना पड़ेगा मीडियम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर मीडियम सपोर्ट नहीं करेगा तो आप उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, याद रहेगा कि नहीं। अब जैसे फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है कि नहीं। ये वैल्यू याद भी रख सकते हो, वैसे दी भी रहती है क्वेश्चंस में। अब आप देखिए, अगर आपने कोई स्फीयर बनाया, यहां पर आपने मान लीजिए 1 मीटर रेडियस का एक स्फीयर बनाया, ठीक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस पर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, इस स्फीयर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, मान लो पूछ लिया। अगर स्फीयर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना है ये पूछ लिया तो कैसे बताओगे भाई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r² होता है। तो यहां क्या मिला, 3 × 10⁶, Q निकालना है, और ये आएगा 9 × 10⁹ कांस्टेंट, रेडियस 1। यहां से सॉल्व करो, ये देखो 10⁻³ बचेगा, ये देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो Q कितना मिल गया, 1/3 × 10⁻³ इतने कूलम का चार्ज आया कि नहीं आया। बात को गंभीरता से सुनिए, ये 1 मिली कूलम से भी कम चार्ज है, 1 मिली कूलम से भी कम चार्ज है। 1 मीटर रेडियस का स्फीयर है, मतलब डायमीटर 2 मीटर हुआ, इसका 2 मीटर का डायमीटर है, उसके बाद भी 1 कूलम चार्ज नहीं दे सकते आप इसको। तो जो लोग कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज बड़ा छोटा चार्ज होता है, उनको बता देना कि भाई इतना छोटा चार्ज नहीं होता 1 कूलम। 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज। 1 कूलम जो है आप इस स्फीयर को दे नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि मीडियम भी तो नहीं सपोर्ट कर रहा है ना। मीडियम कितना सपोर्ट कर रहा है बताइए, 1/3 × 10⁻³ कूलम का चार्ज ही सपोर्ट कर रहा है। तो कैपेसिटेंस दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी, साइज पर भी करेगी। आप साइज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, बट नेचुरल है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा किस मीडियम में है, किस मीडियम में आपने प्लेस किया हुआ है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि बहुत ज्यादा चार्ज हम किसी बॉडी पर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो मीडियम है वो सपोर्ट नहीं करता है। ओके, चलिए, तो बेसिक हमको समझ में आ गया कि बॉडी की कैपेसिटेंस फिक्स होती है। एक बात, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात,
तीसरी चीज क्या होती है कि हम किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज दे सकते हैं, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, साइज और नेचर ऑफ मीडियम। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कैपेसिटर। यहां पर एक हेडिंग पड़ी हुई है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर का मतलब है इट इज एन अरेंजमेंट बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस विदाउट इंक्रीजिंग द साइज। साइज को बिना बढ़ाए, साइज को बिना बढ़ाए सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं और कैपेसिटेंस को बढ़ा दें, तो उस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? कैपेसिटर होता है। या अरेंजमेंट की जगह इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। वो इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा चार्ज ले सकता है, स्टोर कर सकता है बहुत ज्यादा बड़ी साइज के बगैर भी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? उसको कहा जाता है कैपेसिटर। तो जो हमारा कैपेसिटर है वो बनता कैसे है जरा देखिए। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप एक बैग है, उसमें सामान पैक कर रहे हैं और वो भर गया। अब उसमें आप और चीजों को रखना चाहते हैं, तो कैसे रखेंगे? आप क्या करेंगे? उसको प्रेस करेंगे, ऊपर से दबाएंगे, यही तो करते हैं। और जब वो दब जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, तो और चीजें रख सकते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो बैठ भी जाते हैं ऊपर उसके। तो मेरे कहने का मतलब लेवल को कम करना है। और ये जो लेवल वर्ड है ये फिजिक्स में पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर कहीं पर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो किसी तरीके से पोटेंशियल को कम करो बिना चार्ज को निकाले। भाई पोटेंशियल कम करने का एक तरीका तो है चार्ज निकाल लो, पोटेंशियल कम हो जाएगा। लेकिन चार्ज नहीं निकालना, चार्ज उतना ही रहने दो। आप पोटेंशियल को कम करो बिना चार्ज को निकाले। अगर पोटेंशियल कम हो गया, अगर पोटेंशियल कम हो गया तो अब आप और चार्ज दे सकते हो उस पोटेंशियल तक जाने के लिए। यू कैन गिव मोर चार्ज, और चार्ज दे सकते हो ताकि उतना पोटेंशियल फिर मेंटेन हो जाए, उस लेवल तक फिर आ जाए। वही तो तरीका है। अब ये देखते हैं कि कैसे हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर सकते हैं बिना चार्ज को निकाले। तो देखो मैं तरीका बताता हूं। जैसे ये तो डायग्राम खैर बना है। अगर ये स्फीयर देखो पहले था, अंदर वाला स्फीयर केवल बना लेते हैं, आर रेडियस है, इसको हमने कितना चार्ज दिया? क्यू दिया। तो जब अंदर वाले स्फीयर को आपने चार्ज दिया तो कितना पोटेंशियल रहा होगा? ये रहा होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रहा होगा। भाई इतना ही तो पोटेंशियल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने बाहर वाले स्फीयर को इसके ऊपर ऐसे रखा, जैसे ही रखा तो इंडक्शन से माइनस क्यू आया। बाहर आपने अर्थिंग कर रखी है, तो ये जो भी चार्ज बाहर का होगा कहां चला जाएगा? अर्थ पर चला जाएगा। अब ये देखिए इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है कि नहीं? इसकी रेडियस क्या है बताइए? कैपिटल आर है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो गया? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। इतना और पोटेंशियल आया कि नहीं आया? समझो पहले पोटेंशियल कितना था? ये था बच्चा, पहले पोटेंशियल ये था। इतना पोटेंशियल कहां से आ गया? केवल इस स्फीयर को इसके बाहर रखने से आ गया। अब बताओ पोटेंशियल डिक्रीज हुआ कि नहीं? पहले इतना था, माइनस इतना और हो गया, तो नेट पोटेंशियल हमारा इतना हुआ कि नहीं? डिक्रीज हुआ। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। देखिए कैसे। अब यहां से V निकाल लो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा? 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। इसको यहां से सॉल्व कर लो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R माइनस R अपॉन कैपिटल R स्मॉल r। और C का फॉर्मूला क्या होता है? C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। आप जैसे ही रख देंगे आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगी क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्मॉल r अपॉन R माइनस R। तो कुछ तरीका समझ में आया? क्या मेथड है कि हम बाहर से एक क्या करेंगे? अनचार्ज्ड स्फीयर को रख देंगे, और अनचार्ज्ड स्फीयर को रखने के बाद क्या होगा? बाहर से अर्थिंग कर देंगे। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर आ गया कि नहीं? इसकी वजह से भी तो यहां पोटेंशियल डेवलप होगा। भाई जो नेगेटिव चार्ज आया वो भी तो पोटेंशियल डेवलप करेगा सिस्टम में। तो अब कितना पोटेंशियल टोटल हो गया? ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस इतना। अच्छा बाहर वाले की अर्थिंग कर रखी है। अगर बाहर वाले की अर्थिंग कर रखी है तो इसका मतलब है कि बाहर वाले का पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो जो अंदर वाले का पोटेंशियल है माइनस जीरो, तो उतना डिफरेंस आ जाएगा। तो यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। C इक्वल्स टू क्या लगा देंगे? Q अपॉन V, कैपेसिटेंस आ गई। और इस कैपेसिटर का नाम क्या होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके।
तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि बिना चार्ज निकाले कैसे आप पोटेंशियल को कम कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, इसमें एक दो स्पेशल केस बनते हैं, उनको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए कौन कौन से केसेस है, यहां पर दो स्पेशल केस हैं। एक स्पेशल केस है जिसमें बाहर अर्थिंग नहीं है, और दूसरा स्पेशल केस क्या है, दूसरा स्पेशल केस है कि दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। ये बीच में एक कंडक्टर लगा हुआ है, ये बीच में एक कंडक्टर को हमने लगाया है और आपस में दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है। जब आपस में दोनों को कनेक्ट किया हुआ है कंडक्टर लगा करके, तो क्या होगा, और जब बाहर से अर्थिंग हटा देंगे तो क्या होगा। देखिए पहला वाला केस देखते हैं, पहला वाला केस देखते हैं। अगर बाहर से अर्थिंग हटा देंगे तो क्या होगा, अर्थिंग हटाने से क्या होगा, बाहर अलग से चार्ज ये दे सकते हैं, नहीं समझे। जैसे अगर अभी आपने इसमें अर्थिंग कर रखा है, अर्थिंग करने से क्या होगा कि अगर कल को कोई भी चार्ज बाहर आप देंगे या पहले से है, तो वो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ पर चला जाएगा। लेकिन अगर अर्थिंग आपने हटा दी तो इसमें एडिशनली इसको भी तो चार्ज अलग से दिया जा सकता है। भाई अंदर से इंडक्शन से आएगा चार्ज, बट नेचुरल है, लेकिन अलग से बाहर से भी कुछ चार्ज देने की टेंडेंसी हो सकती है ना, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब अर्थिंग नहीं होगी। अगर अर्थिंग है तो बाहर से चार्ज देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सारा चार्ज जो है कहां चला जाएगा, अर्थ पर चला जाएगा। इसलिए अर्थिंग हटने से बाहर वाले स्फीयर का भी रोल हो जाता है शामिल। कैसे हो जाता है देखिएगा, यहां पर क्या होगा, पहले जो हमारी कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन आर माइनस आर है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, प्लस बाहर वाले का रोल और ऐड कर दिया जाए, तो अगर बाहर वाले का रोल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर आएगा। सिंगल स्फीयर का कैसे निकालते हो, देखो अगर हम बाहर वाले स्फीयर की कैपेसिटेंस अलग से देखें, आर रेडियस है और मान लीजिए इस पर क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल इसका कितना हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हुआ, तो सी का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हुआ कि नहीं हुआ। तो जो सिंगल स्फीयर होता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। यहां पर देखिए इतना पार्ट हमने ऐड कर दिया, और जैसे ही इतना पार्ट हमने ऐड कर दिया तो ये क्या हुआ, आर अपॉन आर माइनस आर प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, आर प्लस आर माइनस आर अपॉन आर माइनस आर, ये कैंसिल है, क्या मिला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। यही तो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। तो ये कब का केस हो गया, जब बाहर वाले की अर्थिंग हमने हटा दी। अगर बाहर वाले की अर्थिंग हटा दी तो बाहर वाले स्फीयर का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमको यहां पर लेना पड़ेगा, और वो कितना पार्ट हमको लेना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमको लेना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो पहला स्पेशल केस क्या हो गया, अर्थिंग अगर हट गई। अब आइए दूसरा केस स्पेशल, सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में अंदर वाले स्फीयर को बाहर से कनेक्ट कर दिया। जब अंदर वाले स्फीयर को बाहर से कनेक्ट कर दिया तो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर, सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पर, ये सेकंड वाले केस की बात हो रही है। सेकंड वाले केस में क्या होगा बताइए, होल चार्ज विल कम आउट, ये जो पूरा का पूरा चार्ज है ये बाहर आ जाएगा, और जैसे ही पूरा चार्ज बाहर आ जाएगा अंदर वाले स्फीयर का रोल खत्म, और जैसे ही अंदर वाले स्फीयर का रोल खत्म, इसकी कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी कैपेसिटेंस केवल कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी। बाहर वाले का रोल होगा, अंदर वाले का कोई रोल नहीं होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। ये दो स्पेशल केस याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आइए नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला वाला स्फेरिकल था और ये कौन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट आपने ये बनाई, एक प्लेट आपने यहां ड्रॉ कर दी है ऐसे, और एक प्लेट आपने ये बना दी, यहां पर अर्थिंग कर दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर कैसा चार्ज, नेगेटिव। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद करिए, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने गॉस थ्योरम में पढ़ा है। अब ये देखिए इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से V क्या निकलेगा,
E इंटू डी, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यही तो होता है। V का फॉर्मूला कितना होता है, E इंटू डी होता है। तो यहां पर क्या लगा दोगे बताओ, ये आएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D आ जाएगा कि नहीं। तो यहां पर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारा A एप्सिलॉन नॉट बाय D आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, जो कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाय D आ जाएगा। फिर से देख लो, ये दो प्लेट है, एक प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव, दूसरी प्लेट कौन सी है, निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है, लगा दीजिए तो यू विल गेट द कैपेसिटेंस। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है, और यहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अच्छा, ये प्लेट जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, ये सर्कुलर भी हो सकती है। आप ऐसे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, रेडियस यहां पर आर है, तो एरिया कितना हो जाएगा यहां पर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है। ठीक, आखिरी में कौन सा कैपेसिटर देखिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आइए इसको देखते हैं। लास्ट में कौन सा कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल देखो कैसे बनेगा, एक सिलेंडर देखो अंदर है ये, और एक सिलेंडर ये देखो बाहर है। ये देखिए, इस तरीके से कोएक्सियल सिलेंडर हम लोगों ने बनाए, और इनकी हम लोगों ने अर्थिंग कर दी। और ये देखो क्या है, अंदर वाला जो स्फेयर है R1 रेडियस का है, बाहर वाला कितने का है, R2 L लेंथ है, ये प्लस और ये क्या है, माइनस। तो ये कौन सा कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और इसमें जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। ये लॉग कौन सा है, ये लॉग नेचुरल है, ये कौन सा वाला लॉग है, लॉग नेचुरल है, या इसको लॉग बेस ई लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई लिख सकते हैं। तो ये नेचुरल लॉग हो गया R2 अपॉन R1। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा कैपेसिटेंस किसका है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। हालांकि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, या इनफैक्ट मैं कहूं आज तक क्वेश्चन हमको दिखा ही नहीं, इस पर क्वेश्चन आता ही नहीं, लेकिन आ गया या इस कॉन्सेप्ट को पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो तीन कैपेसिटर हमारे पास, पहला स्फेरिकल, दूसरा कौन सा है पैरेलल प्लेट, और तीसरा कौन सा सिलेंड्रिकल। तो तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस हमको याद करनी है, समझ लेनी है कैसे निकालना होता है। कभी भी कैपेसिटेंस निकालना हो, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकाल देंगे। सी का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ओके, आइए नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगली हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में क्या है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से लगाते हैं, सेल से लगाते हैं, तो चार्ज फ्लो करेगा। ये देखिए, अगर मान लीजिए हमने कोई कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर का सिंबल है, और यहां पर हमने बैटरी लगाई, और यहां पर हमने स्विच लगाया है ऐसे, ये बैटरी है V वोल्ट की है। अब अगर ये बैटरी V वोल्ट की है और यहां पर हमने स्विच को जैसे ही कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं, बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा किसकी तरफ बताओ, कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। अगर चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से कैपेसिटर की तरफ, तो बैटरी वर्क करेगी कि नहीं करेगी, बैटरी वर्क करेगी, और जितना वर्क करेगी वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, बताइए, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, वर्क इज परफॉर्म्ड इन चार्जिंग द कैपेसिटर, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सीधा सीधा स्टेटमेंट है, जितना वर्क डन करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। अब आइए देखते हैं वर्क कितना करेंगे हम। ठीक, देखिए यहां पर पहले चार्ज t इक्वल टू 0 पर चार्ज जो है वो 0 है। ठीक, चार्ज शुरुआत में 0 है।
अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम है, मान लीजिए टी टाइम है, यहां पर चार्ज क्यू है, तो क्यू का फॉर्मूला कितना, क्यू इक्वल्स टू सी वी आया। क्यू का फॉर्मूला कितना है बताइए, सी वी आया, या वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी, वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी आ गया। ठीक, अब यहां पर वर्क डन निकालना है। अब सपोज करिए कि थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट और आया, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट मतलब डी क्यू, जैसे डी क्यू चार्ज आया तो डी डब्ल्यू कितना आएगा भाई लोग, डी क्यू इंटू वी आएगा, तो क्यू अपॉन सी इंटू क्या हो जाएगा बताइए, डी क्यू आ जाएगा कि नहीं, क्यों भाई, वी कितना होगा, क्यू अपॉन सी डी क्यू आ जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं आप, क्यू अपॉन सी डी क्यू। अब यहां पर टोटल वर्क डन निकाल लो, अगर आप टोटल वर्क डन निकालेंगे तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन सी डी क्यू और जीरो से क्यू, तो ये कितना मिलेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी हो गया कि नहीं हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई बताइए, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और अभी आपने बोला कि जितना वर्क डन होगा वही तो एनर्जी होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला हो गया बताइए, ये देखिए लिखा हुआ है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, लिखा हुआ है कि नहीं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी ये हमारा वर्क डन है, दैट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। क्लियर है कि नहीं, ठीक। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, क्यू की जगह आप सी वी लगा सकते हैं, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला देखो ये हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, तो यहां से सी कैंसिल, तो ये आएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ये देखिए सेकेंड नंबर का फॉर्मूला ये बन गया। तीसरा देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं बताइए, सी की जगह क्यू अपॉन वी लगा सकते हैं, अगर इसकी जगह हमने क्यू अपॉन वी लगाया, वी स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, हाफ क्यू वी मिल जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, हाफ क्यू वी। तो एनर्जी स्टोर्ड के तीन फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, पहला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो गई, जितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनर्जी क्यों स्टोर होती है, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करना है तो हमें वर्क करना पड़ता है। क्लियर है, हमें क्या करना पड़ता है बताइए, वर्क करना पड़ता है, और वर्क जितना करेंगे हम उतनी एनर्जी उसमें क्या होती चली जाएगी, स्टोर होती चली जाएगी। और कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई बताइए, एनर्जी जो इसमें स्टोर हो गई है वो हाफ क्यूवी स्टोर हो गई। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर कहीं पर भी क्यू चार्ज दिया गया है और वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क डन तो क्यूवी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर क्यू चार्ज दिया है, मान लीजिए चार्ज गिवन कितना है, क्यू है, मान लिया जाए कि चार्ज गिवन कितना है बताइए, क्यू है, चार्ज गिवन क्यू है, और वी क्या है आपका, ये मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि डेवलप किया गया है या पहले से अप्लाई किया गया है। क्लियर है, ये हमारा कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है बच्चा, क्यू, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन जो होना चाहिए था क्यू वी होना चाहिए था ना। तो एक्चुअली में जो बैटरी है उसने जो वर्क डन किया वो किया इतना ही है, वर्क डन जो किया है वो किया इतना ही है, लेकिन स्टोर कितना हो रहा है, हाफ क्यूवी हो रहा है। तो आधा गया कहां, आधा कहां गया, तो इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस भी होता है, इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस भी होता है, और वो जो लॉस होता है कितना होता है, 50%। तो ये एक्चुअली जो वर्क डन है, एक्चुअल में जो वर्क डन है वो क्यूवी है, स्टोर्ड कितना है, हाफ क्यूवी। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी है चार्जिंग वाले की, तो बता देना 50% है। कितनी एफिशिएंसी है बताइए, 50% की एफिशिएंसी है। टोटल आपने जो वर्क डन किया वो क्यूवी किया है, स्टोर कितना हो रहा है, हाफ क्यूवी हो रहा है। तो इसका मतलब कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 50% का लॉस हुआ है, 50% स्टोर हुआ है। तो 50% इज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दो बातें सीखी, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है पहली बात, दूसरा इस प्रोसेस में एफिशिएंसी कितनी। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, एनर्जी की। अब आइए नेक्स्ट, अगली चीज इसमें हमको सीखनी है एनर्जी डेंसिटी। अगली चीज क्या सीखनी है बताइए, एनर्जी डेंसिटी सीखनी है। क्या सीखना है बताइए, एनर्जी डेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, इसको पहले समझते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आपने कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर कराई है पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या कहा जाता है,
एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। क्लियर? एनर्जी कितनी स्टोर हुई बोलो? एनर्जी स्टोर हुई हाफ CV²। और वॉल्यूम देखिएगा, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहां पर ये कितनी डिस्टेंस है बताइए? D। एरिया ऑफ द प्लेट कितना है बताओ? A है। एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो गया बताओ? A हो गया कि नहीं? तो यहां पर क्या हो गया? एरिया ऑफ द प्लेट A है और ये क्या है बताओ? D है कि नहीं है? ये एरिया ऑफ द प्लेट हो गया, ये हमारा D हो गया यहां पर। तो अब बताओ वॉल्यूम कितना होगा? यहां पर जो वॉल्यूम है, ये देख, यही तो पूरा वॉल्यूम है। ये कंप्लीट वॉल्यूम कितना है? ये जो वॉल्यूम यहां से मिलेगा A इंटू डी मिलेगा कि नहीं? बताओ भाई, वॉल्यूम कितना मिलेगा बोलो? A इंटू डी मिलेगा। तो यहां पे डिवाइड कर दो, क्या मिला देखो? हाफ C का फॉर्मूला A∈0/D और V² A इंटू डी। ए से ए कैंसिल है, क्या मिल गया बताओ? हाफ ε0 और V/D का स्क्वायर। और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्या मिल गया यहां से? हाफ ε0 E²। ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है बोलिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है σ/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? σ/ε0। यहां पर उठा करके रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना? हाफ σ²/ε0। समझ में आया? तो क्या हम लोगों ने सीख लिया? एनर्जी सीख लिया, एनर्जी डेंसिटी सीख लिया। एनर्जी स्टोर्ड इतनी है और एनर्जी डेंसिटी कितनी है? ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिला? हाफ ε0 E², हाफ σ²/ε0। एक बात और ध्यान रखना, ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये कहाँ स्टोर होती है? ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये बीच में जो मीडियम होता है उसमें होती है। अगर कल को आपसे कोई पूछ ले कि भाई एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही है, तो बता देना कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो बीच का जो मीडियम है उसमें स्टोर हो रही है। एनर्जी स्टोर जो है वो इस मीडियम में हो रही है जो मैंने यहां पर शेडेड किया हुआ है। इस मीडियम के अंदर क्या हो रही है? एनर्जी स्टोर हो रही है। और कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है बताइए? एनर्जी स्टोर हो रही है हाफ σ²/ε0, इतने जूल पर मीटर क्यूब। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने? ये सीख लिया कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, और कैपेसिटर कितने टाइप का होता है, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी क्यों स्टोर होती है, क्योंकि जो बैटरी होती है वर्क करती है, कितना वर्क करती है उसको हम लोगों ने निकाल लिया और वही हमारा एनर्जी स्टोर हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी हो गई। उसके बाद क्या हो गया बताइए? एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी जो हमारी है वो कितनी है? हाफ σ²/ε0। ठीक है। अब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, आइए उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए क्वेश्चन अपना बना हुआ है सामने, क्या दिया हुआ है? बाय यूजिंग दीज प्लेट्स अ कैपेसिटर इज फॉर्म, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या किया हुआ है इन्होंने कि दो प्लेट ली हुई है, एक एक्स और एक वाई। दो प्लेट को लेकर के इन्होंने कैपेसिटर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? कैपेसिटर। और ये कह क्या रहे हैं कि बताइए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये जो कैपेसिटर बन रहा है उसकी कैपेसिटेंस सपोज कर लेना C है, C इज द कैपेसिटेंस। इसकी जो कैपेसिटेंस है मान लीजिए C, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है इसमें। देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। यहां पर चार्ज कितना दिया हुआ है? Q1 दिया हुआ है। यहां पर चार्ज कितना दिया हुआ है बताइए? Q2 दिया हुआ है। दोनों प्लेट को अलग अलग चार्ज दिया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर बनता है मेटल प्लेट से, कंडक्टर प्लेट को मिलाकर के बनता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या है? ये दोनों मेटल प्लेट है एक्स और वाई। तो यहां पर ये Q1 चार्ज दिया, उधर कितना दिया? Q2। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका देखिएगा, बिल्कुल सटीक मेथड है। मेथड क्या है कि पहले आप इसको Q1 को देखिए, ये Q1 दोनों साइड हाफ हाफ बढ़ जाएगा। ये Q1/2 ये कितना हो जाएगा? Q1/2 होगा कि नहीं? इधर देखिए ये कितना है? देखिए Q2 है ना, इसको अभी मत छूइएगा। यहां पर Q1 है, यहां पर क्या है?
Q1/2 दोनों कट गए कि नहीं कट गए, हाफ हाफ हो गए कि नहीं, दोनों पार्ट में डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, इंडक्शन भी तो होगा, इसमें कितना आएगा बताइए, इसमें आएगा -Q1/2, इसमें आएगा +Q1/2। इंडक्शन समझ रहे हैं ना आप, ये इंडक्शन कहां से हो रहा है, इस साइड से उधर हो रहा है, Q1/2 Q1/2 -Q1/2 +Q1/2 हो गया कि नहीं। ठीक, अब जरा दूसरी तरफ से देखिए, अगर हम दूसरी साइड से देखें तो ये Q2 है, इसका भी तो दो पार्ट होगा, Q2/2 Q2/2 होगा, इंडक्शन हुआ -Q2/2 हो गया, यहां पर +Q2/2 हो गया। दोनों साइड से अलग अलग करिएगा, पहले इस साइड का इंडक्शन करिए, फिर इस साइड का इंडक्शन करिए। अब देखिए फाइनल सीन क्या है, फाइनल सीन ये है कि दो प्लेट ये हैं, यहां पर दोनों चार्ज को मिला दो तो कितना होगा, Q1 + Q2/2 होगा। यहां पर कितना चार्ज होगा, देखो ये होगा Q1 - Q2/2 होगा। क्लियर है, इस वाले पर कितना चार्ज होगा, इस वाली प्लेट पर, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ये Q1 है, ये -Q2/2 होगा कि नहीं। ये कौन सा चार्ज है, Q1, और ये हमारा Q2/2 हो गया कि नहीं। इसमें क्या हो गया बताइए, इसमें जो चार्ज है वो Q1 + Q2/2 होगा कि नहीं होगा। सारे चार्जेस को पहले क्या करिए, इंडक्शन करके प्रॉपर्ली डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद चार्जेस का सम कर दीजिए, इस पर टोटल चार्ज कितना आया, Q1 + Q2/2, इसमें कितना चार्ज आया, Q1 - Q2/2, इसमें चार्ज कितना, माइनस कॉमन ले लिया, Q1 - Q2/2, इसमें कितना चार्ज, Q1 + Q2/2। इज इट ओके और नॉट, कितना चार्ज हो गया यहां पर, ये हो गया Q1 + Q2/2। अब एक बात देखिए, कैपेसिटर बनता कैसे है, कैपेसिटर इन चार्जेस को मिला के बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये कौन सा है, निगेटिव। बाहर वाले चार्ज से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि आगे चलकर हमको उधर तो अर्थिंग करनी पड़ेगी ना बाहर, अगर हम बाहर अर्थिंग करेंगे तो बाहर वाला चार्ज हमारे किसी काम का नहीं। तो जो अंदर वाले चार्जेस हैं, ये जो प्लेट के अंदर आपने चार्जेस बनाए हैं, ये दो प्लेट हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, मान लीजिए ये +Q है, ये -Q है। अब इन दोनों को मिलाकर के ये कैपेसिटर बनना है, अगर इन दोनों को मिलाकर के कैपेसिटर बनना है, इसका मतलब इस पर चार्ज कितना होगा, देखो जरा ध्यान से, ये चार्ज है, इसका मतलब ये जो आप स्मॉल q लिख रहे हैं ना, ये आपका Q1 - Q2/2 होगा। समझो कितना चार्ज हुआ, Q1 - Q2/2, क्यों, क्योंकि इस पर देखो प्लस है और इस पर कैसा है, माइनस, इसका मतलब ये +Q हो गया, ये क्या हो गया, -Q। तो जो प्लेट के अंदर वाले साइड पर चार्ज होता है वो कैपेसिटर का इफेक्टिव चार्ज होगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, पूछी भी गई है, क्वेश्चन क्या आता है कि बहुत सारी प्लेट लगा देते हैं और पहली प्लेट से और आखिरी प्लेट के चार्जेस का रिलेशन पूछते हैं। तो एक रिलेशन मैं आपको बड़ा मजेदार बताता हूं, क्या, जितना चार्ज फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट में होता है उतना ही चार्ज लास्ट प्लेट के राइट में होता है, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, जितना चार्ज पहले प्लेट के लेफ्ट में होता है उतना ही चार्ज लास्ट प्लेट के राइट में होता है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। बाकी अंदर वाली प्लेट पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बात खत्म हो गई, एक प्लेट का अंदर चार्ज निकाल लेंगे, वही इक्वल एंड ऑपोजिट सामने मिलने वाला है। तो ये चार्ज कैपेसिटर का हो गया। अब आप देखिए V का फॉर्मूला लगा दीजिए, Q/C होता है, तो V = आएगा Q1 - Q2/2C आ जाएगा कि नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, Q1 - Q2/2C आएगा कि नहीं आएगा। C क्या है, कैपेसिटेंस, कल को आपको अगर C निकालने का मन हो तो वो भी आप अच्छे से जानते हैं, कितनी होती है, A ε0 कितना होता है, D। अगर आपका C निकालने का मन है तो आप कैपेसिटेंस भी तो निकाल के रख सकते हैं, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर Q इफेक्टिव निकालेंगे, फिर V निकालेंगे। अच्छा, एक काम और करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। कैसे, देखिए, जैसे यहां पर प्लस है, यहां भी प्लस है, कल को मान लीजिए इस पर माइनस चार्ज कर दे, ये देखो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इस पर चार्ज मान लीजिए प्लस में है और इस पर चार्ज मैं माइनस में कर दूं, ठीक, हमने कहा भाई माइनस चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखिए यहां पर कितना चार्ज, Q1/2, यहां पर चार्ज कितना, Q1/2, इंडक्शन से -Q1/2,
प्लस Q1/2, ठीक। अब Q2 को देखो जरा, माइनस Q2/2 माइनस Q2/2 प्लस Q2/2 फिर माइनस Q2/2 हो गया कि नहीं। अब आपको कुछ समझ में आया। अब ये देखो यहां पर कितना चार्ज है, दोनों को ऐड करो जरा, ये चार्ज मिलेगा Q1 प्लस Q2/2। यहां कितना चार्ज मिलेगा, माइनस कॉमन ले लो, Q1 प्लस Q2/2 हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो यहां कितना चार्ज, प्लस में, यहां कितना माइनस में, इफेक्टिव चार्ज कितना मिल गया बच्चा लोग, Q1 प्लस Q2/2 मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। इतना चार्ज मिला। अब बताओ V का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, Q/C, तो Q1 प्लस Q2/2C आया कि नहीं, कुछ याद रहेगा आपको। अगर दोनों प्लेट पर एक जैसा चार्ज दे दिया जाए तो V का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2/2C। अगर दोनों में ऑपोजिट टाइप का चार्ज दिया जाए तो Q1 प्लस Q2/2C होता है। आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव, दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दो, अपॉन C से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है, अगर एक पर प्लस है दूसरे पर भी प्लस है, या दोनों पर माइनस है, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर क्या करोगे, एक से दूसरे को माइनस करके अपॉन 2C। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तीसरा इसमें बन नहीं सकता है, दो ही प्लेट है, तीसरा कहां से बनाओगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन का टाइप समझ लेना ध्यान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ, वेरी गुड क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज, यहां C दिया हुआ है, चार्ज टू पोटेंशियल V। नाउ प्लस Q चार्ज इज गिवन टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फाइंड न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बात को समझिए, ये कैपेसिटर पहले से चार्ज्ड है और पोटेंशियल कितना दिया है, V दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अब अगेन दोबारा चार्ज दिया गया पॉजिटिव प्लेट को प्लस Q, मतलब ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, उधर अर्थिंग है ही है। अब कह रहे हैं कि नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देख लेते हैं। तो यहां पर कितना हो गया देखो, दो पार्ट में डिवाइड होगा, Q/2 Q/2, ये आएगा माइनस Q/2, बाहर तो अर्थिंग है। इसका मतलब पहले जो भी चार्ज था उस चार्ज में कितना ऐड हो गया, Q/2। एडिशनल चार्ज कितना हो गया बताइए, एडिशनल जो चार्ज आया वो कितना आया, एडिशनल जो चार्ज है वो आपका Q/2 आया। एडिशनल चार्ज Q/2 आ गया, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बताइए, एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बोलो। एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आएगा Q/2C, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा एडिशनल। एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है Q/2C आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए पहले कितना पोटेंशियल था, V था, अब बताइए टोटल कितना हो गया, तो टोटल नया पोटेंशियल आ गया V प्लस Q/2C, V प्लस Q/2C। समझ रहे हैं आप, ये पहले से था, इतना और आ गया, तो दोनों ऐड कर दो, आंसर आ गया। कल को अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग नेगेटिव प्लेट को दे देते तो फिर पोटेंशियल कम हो जाता। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज दे दोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बदल के आ सकता है। यहां पर आंसर क्या हुआ, V प्लस Q/2C हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमने दो क्वेश्चन यहां पर समझे कि कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो हम लोगों ने सीखा है। बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए हैं, कॉन्सेप्ट को समझा है। एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज इंड्यूस होता है, ये पॉजिटिव सामने नेगेटिव, और इसी वजह से नेट पोटेंशियल डिक्रीज होता है और तभी कैपेसिटेंस बढ़ती है। कैपेसिटेंस बढ़ाने का हमारा यही तरीका है कि एक पर चार्ज है, सामने दूसरा रख दो, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, पोटेंशियल का कम होगा, लेवल कम होगा, और चार्ज दे सकते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा है कि भाई कैसे कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटर बना सकते हैं, किसी भी बॉडी को कैसे कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें पोटेंशियल को कम करके और चार्ज दे सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने आज सीख लिया, कैपेसिटर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने आज देखा।
और कैपेसिटर का बेसिक सीख लिया, कैपेसिटेंस सीख लिया और कुछ एप्लीकेशंस भी सीखा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग फोर्स बिटवीन द प्लेट सीखेंगे और इनके और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।